तो चलिए बात करते हैं कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस अंडर जीएसटी, किस प्रकार से आपको जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। सो दोस्तों, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पे ज़रूरी है कि मेंटेन करेगा सभी रिकॉर्ड्स को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। मतलब कि जो उसने जीएसटी नंबर लिया, जीएसटी सर्टिफिकेशंस के अंदर जो उसका प्रिंसिपल प्लेस मेंशन है, उस प्रिंसिपल प्लेस पे यानी उस एड्रेस पे उसको यहाँ पे सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा अगर यहाँ पे जीएसटी के अंदर पर्सन रजिस्टर्ड है। तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा, तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ये फॉलोइंग रिकॉर्ड्स है जो मेंटेन करना होगा। जैसे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या दोनों, इसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, इसके रजिस्टर को मेंटेन करना होगा। आउटपुट टैक्स पेबल, इसके रजिस्टर को पेबल और पेड, इसके रजिस्टर को मेंटेन करना होगा। और अदर पर्टिकुलर्स, तो ये सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। तो चलिए समझते हैं इनको डिटेल्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करना है टैक्स पेबल के लिए जीएसटी के अंदर। दोस्तों बात करें एज पर रूल 46 सब रूल 7 ऑफ द सीजीएसटी रूल के हिसाब से सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। मतलब जो उसका प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस का, जो उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर प्रिंसिपल प्लेस की एड्रेस की डिटेल्स दी है, उस एड्रेस पे उसको सभी डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होगा। रूल 56 सब रूल 8 के हिसाब से यहाँ पे कोई भी एंट्री, रजिस्टर या अकाउंट या डॉक्यूमेंट हटाने नहीं हैं और ना ही वो ओवरराइट होने चाहिए। और उसका एक लॉग होना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हटा रहे हैं, एडिट कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो उसका एक एडिट लॉग हो या उसका लॉग हो जो डिटेल्स को बताए कि ये डॉक्यूमेंट हटाया गया या डिलीट किया गया या एडिट किया गया है। रूल 56 सब रूल 9 के हिसाब से हर एक वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया गया है उनके हर एक वॉल्यूम को सीरियल नंबर के हिसाब से, ठीक है, मेंटेन करना होगा। चलिए समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना होगा। तो बोलता है कि रजिस्टर ऑफ प्रोड्यूस, एक मेंटेन करना होगा रजिस्टर जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। रूल 56 सब रूल 12 बोलता है इसके बारे में। सो दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला अकाउंट है, उनके लिए मेंटेन करना होगा जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है या जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी पूरी डिटेल कि रॉ मटेरियल कितना लगा, ठीक है, सेल कितनी हुई है, वेस्ट या स्क्रैप कितना निकला है, ठीक है, उसकी क्वांटिटीज़ की डिटेल्स भी दिखानी होगी। तो पूरा एक रजिस्टर इसका मेंटेन करना होगा। परचेज रजिस्टर मेंटेन करना होगा, ठीक है। परचेज रजिस्टर के अंदर सप्लायर की डिटेल्स होगी, कंटेंट जैसे जीएसटी नंबर, नेम, एड्रेस, कैटेगरी ऑफ परचेज, ठीक है, आईटीसी कितना लिया है, इनपुट का इनपुट है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, उसका रेट, ये सभी चीज़ आपको मेंटेन करना होगा परचेज रजिस्टर के अंदर। सेल रजिस्टर मेंटेन करना होगा 56 सब रूल 1 के हिसाब से। सेल रजिस्टर के अंदर पार्टी की पूरी कंप्लीट डिटेल जैसे कि कस्टमर का नाम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट का नाम, कैटेगरी ऑफ सेल, डोमेस्टिक सेल है या एक्सपोर्ट सेल है, रेट, टैक्स अमाउंट, वाइफर्केशन होना चाहिए सीएसजीएसटी का और आईजीएसटी का, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होगा 56 सब रूल 2 के हिसाब से। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जहाँ पे इन्वेंट्री की सारी डिटेल्स होगी कि इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ, सेल कितनी हुई, वेस्ट कितना है, स्क्रैप कितना है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, स्क्रैप, इन सभी का आपको स्टॉक मेंटेन करना होगा। टैक्स पेबल और आईटीसी अवेल्ड, टैक्स पेबल कितना बना, रूल 56 सब रूल 4 के हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा एक रजिस्टर टैक्स पेबल का और आईटीसी अवेल का। टैक्स पेबल कितना बना, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या क्या है, उसकी आपको वाइफर्केशंस देनी होगी, सीएस जीएसटी का अलग अलग, और इनपुट सर्विस है, इनपुट कैपिटल गुड्स है या इनपुट है, इसका वाइफर्केशन भी आपको देना होगा, एक रजिस्टर बनाना होगा। एडवांस पेड किया है या रिसीव किया है उसका एक रजिस्टर बनाना होगा आपको। रूल 56 सब रूल 3 के हिसाब से आपको इसकी डिटेल बनानी होगी या इसका रजिस्टर आपके पास होना चाहिए कि कितना आपने एडवांस पे किया है या एडवांस रिसीव किया है या कोई एडजस्टमेंट किया है। तो सर्विस अगर सप्लाई करी है तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा 56(13) के हिसाब से सीजीएसटी रूल के अंदर, ठीक है। उसकी सप्लायर की कंप्लीट डिटेल जैसे नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, टैक्स इनवॉइस की डेट, ठीक है, क्या सर्विस दी है उसकी डिटेल, उसका एचएसएन कोड, हर एक चीज़। इलेक्ट्रॉनिक लेजर और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। रूल 56 सब रूल 1 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन
सभी लेजर्स को, सभी अकाउंट्स को उसके अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे टैली यूज़ कर रहे हैं, बिजी यूज़ कर रहे हैं या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर ऑलरेडी ही जब एंट्री आप करते हैं तो परचेज सेल रजिस्टर, इनपुट क्रेडिट रजिस्टर्स, उनके सारे लेजर मेंटेन होते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करके रखना है, उसकी फाइलें बना के प्रॉपर रखनी है आपको। अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड, उसका कोई भी कोड है तो अगर डिमांड किया जाता है ऑफिसर के द्वारा तो वो आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट की। स्पेसिफाई क्लास ऑफ इंडिविजुअल के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है। एडिशनल रिक्वायरमेंट कौन से केस के अंदर? एजेंट के केस के अंदर। अगर प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे एजेंट सेल कर रहा है तो एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 5 ऑफ द CGST एक्ट के हिसाब से एक पर्सन ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है या कोई एजेंट है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है तो उसकी डिटेल्स को मेंटेन करना होगा। सबसे पहले ऑथराइजेशंस, जो प्रिंसिपल ऑथराइज किया हो जिसने एजेंट को, उसकी ऑथराइजेशंस की डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, लेटर ऑफ ऑथराइजेशंस, ठीक है। जो भी एजेंट्स गुड्स की सप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल्स, उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे टैक्स इनवॉइस वगैरह। प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर सेल करता है तो या परचेज करता है तो परचेज इनवॉइस वगैरह, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। उसका एक रजिस्टर होना चाहिए कि एजेंट के द्वारा कितनी सेल हुई है या कितनी परचेज हुई है। एडिशनल रिक्वायरमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस के अंदर क्या क्या होगा? यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस के अंदर एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगा? हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की वर्किंग करता है तो उसको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए होगी। नेम, एड्रेस उस पर्सन का जिसके बिहाफ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू और क्वांटिटीज, ठीक है। गुड्स के केस में क्वांटिटीज, वैल्यू, सर्विस के केस में वैल्यूज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइंड होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव, जो भी पेमेंट रिसीव करी है उसकी डिटेल ईच कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। इसका एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। वेयर हाउस का कोई भी ऑनर या ऑपरेटर है या गोडाउन का ऑनर या ऑपरेटर है तो उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा सेक्शन 35 से सेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट के हिसाब से। यहाँ पे उनको कंसाइनर और कंसाइनी की डिटेल्स को भी, उसके रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना होगा। अब बात कर लेते हैं ये सभी रिकॉर्ड कितने टाइम तक मेंटेन करना होगा। अभी तो हमने समझा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, अब टाइम के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरी है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, लेजर्स को, रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, इनवॉइस को कब तक मेंटेन कर सकता है? उसको मेंटेन करना होगा 6 ईयर तक, ठीक है। 72 मंथ तक उसको मेंटेन करना होगा। जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की, उस ड्यू डेट से 6 ईयर तक उसको ये सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होगा। और अगर कोई भी डिस्प्यूट इन्वॉल्व होता है तो रिकॉर्ड तब तक मेंटेन करना होगा जब तक कि डिस्पोजल नहीं हो जाए मैटर का या डिस्प्यूट का, यानी वो मैटर खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है। अब बात कर लेते हैं पेनल्टी की। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो पेनल्टी क्या लगेगी? दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन फेल होता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहा, लेजर्स को, परचेज या सेल्स की फाइलों को मेंटेन नहीं कर रहा है, उसके पास कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है सेक्शन 35 और सेक्शन 1 के हिसाब से, तो यहाँ जो प्रॉपर ऑफिसर है वो डिटरमाइन करेगा टैक्स पेबल जो उसने सप्लाई करी है उसके हिसाब से 73 और 74 के सेक्शंस के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह के पर्सनस के ऊपर जो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी कितनी लगी? जितनी उसने टैक्स की चोरी करी है वो, और या फिर 10,000, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो इसके अंदर पेनल्टी लगेगी। अगली पेनल्टी ये है सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट के अंदर बोलता है कि जो पेनल्टी है वो 25,000 पे एक एक्ट में है CGST एक्ट में, तो 25 प्लस 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। तो समझ गए दोस्तों पेनल्टी के बारे में। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बात करें यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको मेंटेन करना होगा GST के अंदर 6 ईयर तक, ठीक है, फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी। अगर कोई डिस्प्यूट चलता है तो तब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक आपको यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान, स्टॉक रजिस्टर, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 6 ईयर तक आपको मेंटेन करना होगा। जो एनुअल रिटर्न है उस एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 6 ईयर तक उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करके रखना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।